माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। नेहा की खुशी से डूबे हुए स्वर उसके कानों से टकराए तो सुषमा बिस्तर छोड़कर उठने लगी, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानती थी कि अब अपनी खबर सुनाए बगैर वह उसे छोड़ेगी नहीं। माँ, माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। नेहा ने सुषमा की बाह पकड़कर उसे चक्कर घिन्नी सा गोल गोल घुमा दिया। अरे, पहले बता तो सही कि ऐसी क्या बात है जो तू यूं खुशी से बावली हुई जा रही है? सुषमा उसे टोकते हुए बोली। माँ, अभी अभी प्रिया के पापा जी का फोन आया था कि अपनी प्रिया माँ बनने वाली है और उसकी गोद भराई की रस्म के लिए हमें बुलाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले आप ही प्रिया की गोद भरेंगी। मैं जाती हूँ ये खबर नकुल को सुनाने, कहकर नेहा नकुल के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, जो संडे होने की वजह से अब तक सो रहा था। ओह, कितनी खुशी की खबर है। पर सुषमा से ज्यादा खुश तो नेहा है। आखिर प्रिया उसकी ननद कम और सहेली ज्यादा जो है। आज ये कहते हुए उसे गर्व होता है कि नेहा बहू होते हुए भी सुषमा के लिए प्रिया से कहीं ज्यादा प्यारी बेटी बन गई है। वह डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती है और न चाहते हुए भी आज सुषमा का मन अतीत की यादों में खोने लगा। सुषमा के जीवन में नेहा के आने से पहले उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ा था। जीना किसे कहते हैं, शायद वह भूल चुकी थी और जिंदगी बिताने की रस्म भर अदा कर रही थी। यूं तो विधवा के लिए समाज के बनाए नियमों को उसने सहज स्वीकार कर लिया था। बचपन से विधवाओं को ऐसी ही बदरंग जिंदगी जीते देखती आई थी, सो मन की छोटी छोटी खुशियों का दमन करने में उसे थोड़ी तकलीफ तो होती थी, पर दुख नहीं। नियम और परंपरा के नाम पर उसके ऊपर परिवार वालों का शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि सुषमा चाहती तो अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर अलग रह सकती थी, पर एक कम उम्र की विधवा को दो छोटे बच्चों के साथ अकेले रहने पर क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसका अंदाजा उसे अच्छी तरह से था। इसीलिए समाज में खुले घूमने वाले भूखे भेड़ियों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसे ससुराल वालों का ताना सुनना ज्यादा ठीक और आसान लगा था। देखते ही देखते पढ़ाई खत्म कर नकुल एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गया। अब ससुराल वालों की नज़रों में सुषमा की कुछ इज्जत बन गई थी। इधर उसकी ननद अपने पति और ससुराल वालों से झगड़ा कर मायके रहने चली आई थी। ननद अपने साथ बहुत सारे गहने लेकर आई थी और शायद चंद्रहार के साथ सोने की कंगन भी जेठानी को देने का लालच दिया था। इसलिए दोनों की आपस में खूब बनती थी और ननद का मायके में डटे रहना जेठानी जी को बुरा नहीं लगता था। नकुल की जॉब लगने के बाद घर में पहला धमाका तब हुआ जब उसने अपनी बिरादरी से अलग दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की घोषणा की। शादी भी हो गई। रीति रिवाज के अनुसार नेहा पूरे परिवार के लिए कपड़ों के साथ कुछ न कुछ गिफ्ट भी लाई थी। सुंदर साड़ियों ने जेठानी जी और ननद जी की नाराजगी को बहुत हद तक कम कर दिया था। सबसे मिलने के बाद नेहा की नजरें कुछ ढूंढने लगी। सुषमा यह सब अंदर कमरे में बैठी पर्दे की ओर से देख रही थी। चांद सी सुंदर बहू को देखकर वह मुग्ध थी। सुषमा ये बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि अभी थोड़ी देर पहले घर वालों के बीच जाकर अपनी बहू को आशीर्वाद न दे पाने की वजह से वह कितनी दुखी थी। क्या करती एक विधवा के लिए शुभ काम में शामिल होना मनाही जो थी, पर अपनी ममता को सुषमा मार ना सकी। इसलिए दूल्हा दुल्हन के रूप में बेटे बहू को देखने की इच्छा मन में लिए पर्दे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तभी नेहा के सवाल ने घर वालों को चौंका दिया। नकुल, माँ कहाँ है? क्या वह हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? फिर वह कुछ ऊंची आवाज में बोली, माँ, कहाँ हो तुम? सबने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ तुम ही ने नहीं। किसी कारण से मुझसे नाराज हो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। सभी आश्चर्य से आ गए, क्योंकि
एक तो उन्हें नई बहू के रूप में नेहा का अपनी सास को तुम कहकर संबोधित करना नागवार गुजरा। दूसरे, इस तरह के व्यवहार से नेहा का दबंग स्वभाव उजागर हो गया था, जो शायद उसके हित में नहीं था। लेकिन सुषमा तो यह संबोधन सुनकर निहाल हुई जा रही थी। बात ये नहीं थी कि उसने माँ का संबोधन पहली बार सुना था। हाँ, नेहा से ऐसे संबोधन की सुषमा ने कल्पना नहीं की थी। वह सोचा करती थी कि उसकी बहू भी और बहुओं की तरह उसे माँ जी पुकारा करेगी। शायद इसलिए एक पराई जाई कन्या का सिर्फ माँ कहना और आपकी जगह बेटी की तरह तुम कहकर संबोधित करना एक अनजाने सुख से उसे सराबोर कर गया। फिर भी अंधविश्वास के मकड़ जाल को तोड़कर सुषमा उस नववधू को आशीर्वाद देने के साथ आलिंगन में भर लेने का साहस न जुटा पाई थी। तभी ननद जी की बातों ने उसका ध्यान भंग किया। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, सो इस समय भाभी यहाँ आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। सुषमा ने अच्छी तरह अनुभव किया कि ननद जी ने एक एसपी की बेटी से बात करने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत बोलने में कितनी कठिनाई से अपने शब्दों को चाशनी में डुबोया था। बुआ जी की बातें सुनकर नेहा ने जिद्दी बच्चे की तरह अपना फैसला सुनाया था। फिर ठीक है, मैं भी तब तक अनाज का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी जब तक यहाँ आकर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती। सभी नेहा बहू को समझा समझा कर थक गए, पर 1 घंटे तक वह अपनी बात पर डटी रही। उसने भी अंदर पर्दे की ओर से उसकी कितनी मिन्नतें की कि वह सबकी बात मान ले, पर वह गजब की हठी निकली। इस बात के लिए सब मन ही मन नेहा को कोस रहे थे कि वह एसपी की बेटी थी। ऐसे बित्ते भर की लड़की की क्या मजाल जो वह सुषमा की जेठानी जी और ननद जी जैसी वीरांगनाओं के सामने डटी रहती। चूंकि सबके मन में यह बात गहरे बैठी हुई थी कि नई दुल्हन ससुराल में छींक भी दे तो अच्छी भली आफत खड़ी हो सकती है। यही वजह थी कि सुषमा के घर वाले जल्दी ही गिरगिट की तरह रंग बदलकर उसके सामने हाजिर हो गए कि चलकर उसे आशीर्वाद दे दो। जब उसे ही अपनी चिंता नहीं है तो फिर भाड़ में जाए। वह दुविधा की स्थिति में न चाहते हुए नेहा के सामने जा खड़ी हुई। जब उसने स्निग्ध मुस्कान के साथ सुषमा के पैरों को हाथ लगाकर अपनी आंखों से लगाया तो सुषमा खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। दोनों की पलकें भीग उठी। उफ, वह बता नहीं सकती थी कि कैसी अजीब सी तृष्णा थी जो उसे दिल से लगाने पर तृप्त होती सुषमा ने अनुभव किया। नेहा तो बिन माँ की बड़ी हुई थी, सो उसके पास इतना भावुक होने की वजह थी, पर उसका मन क्यों भर आया वह आज तक न जान सकी। शादी की अगली सुबह 5:30 बजे ही अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर सुषमा ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने नेहा नाइटी पहने खड़ी थी। क्या बात है बेटी, तू इस तरह इतनी सुबह यहाँ? वह कुछ घबरा सी उठी। जवाब में उसने आंखें खोलकर भरपूर नजरों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहती थी कि आपका स्नेहमयी और ममतामयी चेहरा देखकर ही मैं ससुराल में अपना दिन शुरू करूं। उसकी बातें सुन सुषमा को अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि अब तक अपने लिए वह यही सुनती आई थी कि सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया बड़ा अपशगुन हो गया। अब जब रोज नेहा का दिन सुषमा का चेहरा देखकर शुरू होने लगा तो धीरे धीरे उसके मन में यह वहम निकल गया कि उसका चेहरा देखने से किसी का अमंगल भी हो सकता है। नकुल की शादी के करीब महीने भर बाद उसके एक करीबी दोस्त अभय की शादी की पहली सालगिरह थी। इस मौके पर पूरे परिवार को इनविटेशन दिया था। अभय के घर जाने के लिए उस दिन सभी लोग बन संवर कर तैयार हो गए थे। सुषमा भी झटपट एक सफ़ेद सूती साड़ी बांधकर तैयार हो गई। अजय जी के गुजरने के बाद से घर हो या बाहर यही सुषमा का पहनावा था। वे सब घर से निकलने ही वाले थे कि नेहा उसे देखकर चौंक गई। ये क्या माँ, तुम पार्टी में इस तरह चलोगी? जवाब जेठानी जी ने दिया, अरे तो क्या, एक विधवा 16 श्रृंगार करके जाएगी? तू नहीं जानती बहू, हमारे बिरादरी में एक विधवा को इसी रूप में रहना पड़ता है।
नेहा ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं बड़ी मम्मी। विधवा स्त्री का श्रृंगार करना कुछ जचता नहीं है, पर श्रृंगार के बगैर फंक्शन में सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार होकर हल्के रंगों का परिधान तो पहना ही जा सकता है। आप लोग बस 5 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। और वह सुषमा का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई ले गई। कमरे में आकर उसने नेहा को फिर से समझाया, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। हमेशा की तरह नेहा ने उसे अपने प्रेम और न्याय अन्याय का तर्क देकर परास्त कर दिया और ऐसे तैयार किया कि जैसे एक माँ अपनी बच्ची को तैयार करती है। तैयार करने के बाद सुषमा ने खुद को कबर्ड में लगे आईने के सामने खड़ा किया तो सुषमा खुद को देखकर ठगी सी ठगी रह गई। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी है। ड्राइंग रूम में घुसते ही परिवार वालों की नजरें उससे चिपक सी गई। उनमें से कुछ नजरों में उसके लिए तारीफ और आदर के भाव थे, तो कहीं जलन और उल्हाना भी शामिल था। लेकिन सुषमा की छवि को अशोभनीय कहने लायक कोई बहाना नेहा ने नहीं छोड़ा था, इसलिए चाहते हुए भी कोई कटाक्ष न कर पाया। हल्की वसंती रंग की साड़ी के साथ मेल खाता चिकन का ब्लाउज, हाथों, गले और कानों में सोने के हल्के आभूषण, माथे पर वसंती रंग की छोटी सी बिंदी के साथ ढंग से बांधे गए ढीले जूड़े ने उसके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला था। होश संभालने के बाद से पहली बार उसके बच्चे उसे इस रूप में देख रहे थे। प्रिया तो खुशी से रो ही पड़ी थी। उस दिन पार्टी में शायद ही कोई परिचित बचा हो जिसने उसकी नई वेशभूषा की बुरी बुरी प्रशंसा ना की हो। उनके तारीफ करने पर उन सभी को सुषमा यह बताना नहीं भूली कि इसका श्रेय सिर्फ उसकी बहू नेहा को जाता है। उस दिन उसने अपने खोए हुए औरतपन को फिर से महसूस किया और जिंदगी को नई नज़रों से देखना शुरू किया। इसके कुछ ही दिन बाद की बात है। नेहा और प्रिया ने मिलकर ढेर सारे पकवानों के साथ चिकन बिरयानी भी बनाई थी। उस दिन भी उसे लेकर जबरदस्त भूचाल आया। हमेशा की तरह जब सुषमा अपने लिए अलग से बनाए सादे खाने को लेकर किचन की ओर चली तो नेहा ने उसे टोक दिया, माँ हमारे साथ ही खाओ ना, अकेले खाना क्या अच्छा लगता है। तब वह उसे टाल ना सकी थी। खाने की टेबल पर जब नेहा ने सबके साथ सुषमा के लिए भी वही खाना परोसा तो सुषमा के साथ ही सबकी हैरत भरी नजरें उसकी थाली की ओर उठ गई। प्रिया ने कहा, भाभी लगता है तुमने गलती से किसी और की थाली माँ के सामने रख दी। तुम तो जानती ही हो कि माँ यह सब नहीं खाती है। हाँ बेटी, मेरा खाना किचन में अलग रखा है, जाकर ले आओ। उसने अपनी पसंदीदा चिकन बिरयानी को दूर सरकाते हुए कहा तो सबके चेहरों के तनाव कुछ कम हो गए। माँ, तुम्हारे लिए रखा गया भोजन मैंने काम वाली को दे दिया है क्योंकि आज उसने कुछ खाया नहीं था। नेहा ने लोगों के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम भी वही खाना खाओगी जो सबके लिए बनेगा। मैं इतना काम नहीं कर सकती कि एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाओ फिर दोबारा पूरे परिवार के लिए बनाओ। अभी तो प्रिया मेरा हाथ बटा देती है, पर 2 महीने बाद जब वह ससुराल चली जाएगी तब क्या होगा मेरा। बेटी, तब मैं तुम्हारी सहायता कर दिया करूंगी। पहले भी तो मैं किचन का काम किया करती थी। सुषमा ने उसे समझाने की गरज से कहा, ना बाबा ना, मेरे पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि मैं आपसे काम करवाती हूँ। फिर जब मैं आपसे ही मदद नहीं ले सकती तो बुआ जी और बड़ी माँ से कैसे लूँ? वे तो आपसे भी बड़ी हैं। एक काम किया जा सकता है, सभी के लिए एक जैसा खाना बनाया जा सकता है। इससे मुझे भी परेशानी नहीं होगी और सभी लोग एक जैसे बने भोजन का मजा ले सकेंगे। क्यों ना कल से माँ के लिए सभी के जैसा खाना बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ माँ को ही नॉनवेज खाने से परहेज है, पर बाकी लोग तो खुशी से वेज खाना खा सकते हैं। नेहा ने कहा तो सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। करीब करीब हर रोज नॉनवेज खाने का स्वाद लेने वाली जेठानी और ननद जी की जबान ये सुनकर अकुला उठी। ननद जी ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम रोज
घास फूस नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते बुआ जी? नेहा ने जोर देकर कहा। जिस खाने की कल्पना से आप लोग घबरा उठी हैं, वही खाना माँ इतने सालों से खाती आ रही है। यह विचार भी कभी आप लोगों के मन में आया है? नेहा के इस तर्क पर जेठानी जी ने होशियारी दिखाते हुए बात संभालने की गरज से कहा, तू ठीक कहती है बहू, खाने पीने में क्या रखा है? यह तो सुषमा ही कहती है कि तामसिक भोजन से मन में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए विधवा को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर सुषमा की तरफ देखती हुई ठसक से बोली, देख सुषमा, अब तेरी यह जिद नहीं चलने वाली। तुझे भी वही खाना पड़ेगा जो हम सब खाते हैं। बहू ठीक ही तो कहती है। इस पर ननद ने भी अनिच्छा से समर्थन जताया, क्योंकि उनकी चटोरी जबान साग सब्जी खाकर तृप्त नहीं हो सकती थी। सालों बाद उसने अपना पसंदीदा खाना खाया। उसका दिल नेहा को लाख लाख दुआएं देता रहा था। सुषमा के साथ प्रतिबंध और नियम कानून का आखिरी दौर प्रिया की शादी में खत्म हुआ। शादी से एक दिन पहले प्रिया जोर जोर से रोए जा रही थी। पहले तो सबने ये समझा कि मायके से बिछुड़ने का गम उसे सता रहा है, पर बात कुछ और थी। नेहा के बहुत पूछने पर प्रिया ने बताया कि उसे इस बात का दुख है कि माँ चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं देख पाएगी। पापा तो थे नहीं, माँ भी शादी के मंडप में मौजूद नहीं होगी। जब नेहा ने घर में ऐलान किया कि प्रिया की शादी के मंडप में माँ भी बैठेगी, तो घर में मौजूद महिलाएं भड़क उठी कि विधवा की मौजूदगी से शुभ काम में अमंगल होगा। बुआ जी ने कहा, नेहा बहू, तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात मैं अब तक मानती रही हूँ, पर इस बार तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों का पता नहीं है। अपनी मर्यादा में रहा करो और मुझे अपने एसपी पापा के ओहदे की धौंस मत दिखाओ। हद हो गई। बस यह चिंगारी काफी थी। प्रिया को बैठा छोड़ नेहा तनकर खड़ी हो गई और जो बोलना शुरू किया तो सभी को काट मार गया। बोली, आपने सही कहा बुआ जी, आज तो सच में हद हो गई। यह सही है कि मैं ठीक से आपके रस्मों रिवाज को नहीं जानती, पर मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत की भावना को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इसलिए क्षमा कीजिएगा। मैं ये कहे बिना नहीं रह सकती कि जो नियम और कायदे कानून माँ पर लागू होते हैं, वे सब आप पर भी लागू होते तो ज़्यादा अच्छा होता। माँ विधवा होने का जो कष्ट भोगती आ रही है, उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना है। पर आप तो जीते जी फूफा जी और अपने बच्चे को छोड़कर चली आई हैं। आप ना तो अच्छी माँ साबित हुई, ना ही एक अच्छी पत्नी। फिर आपके लिए संसार की हर सुख सुविधा, साज श्रृंगार, खान पान और हंसी मजाक वर्जित नहीं है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी मांग में सुहागन होने का लाइसेंस चमक रहा है? सभी हैरान होकर नेहा के तर्क को सुन रहे थे। यद्यपि वह सुषमा के हितों के लिए ही सबको चुनौती दे रही थी, फिर भी सुषमा ने उसे चुप होने के लिए कहा। नेहा बेटी, बस कर, तू भी। इशारे से उसे खामोश करते हुए नेहा बोली, माँ बस, आज मुझे जी भरकर कहने से मत रोको। आज के बाद मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगी। बड़ी माँ और बड़े पापा, आप लोगों ने भी बुआ जी को सही रास्ता न दिखाकर उल्टे उन्हीं का पक्ष लिया। दुख तो इस बात का है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि पति के गुजरने के बाद तो वैसे भी स्त्री जीते जी मर जाती है। जो थोड़ा बहुत सुख उसे मिल सकता है, उससे भी हम धर्म और परंपरा के नाम पर ये कहकर वंचित कर देते हैं कि यह सब विधवाओं के लिए नहीं है। फिर बुआ जी की ओर देखती हुई वह बोली, बुआ जी, मैंने अपनी मर्यादा और हदों को कभी पार नहीं किया और ना ही कभी करूँगी, परंतु इसका उल्लंघन भी अपने ससुराल को छोड़कर आप ही ने किया है। मेरे लिए खुशी की बात हो सकती है कि मेरे पापा एक नामी पुलिस ऑफिसर हैं, पर ना तो इस वजह से मैंने किसी पर रौब गाठा है। अगर मेरी कही बातें आप लोगों को गलत लगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। सहसा तालियों की आवाज़ से सुषमा वर्तमान में आ गई। उसने देखा कि समधी जी उनके बीच खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू धन्य है। मुझे गर्व है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ गया है।
जहाँ इतने अच्छे विचारों वाली लड़की रहती है। मैंने सब सुन लिया है और ये मेरा वादा है कि आज से तुम्हारी सास इस घर में होने वाले हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले भाग लेगी और यथा योग्य आशीर्वाद भी देगी। इस तरह उस दिन के बाद से सुषमा विधवा तो थी, पर वैधव्य के कष्ट से उसे छुटकारा मिल गया। बुआ जी पर नेहा की बातों का ऐसा असर हुआ कि वे अगले दिन ही पहली गाड़ी से अपने ससुराल रवाना हो गईं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।